कि जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस हैं, ये सिर्फ मेंबर फंक्शंस ही आप कांस्टेंट बना पाओगे, दूसरे किसी फंक्शन को आप कांस्टेंट इस तरह से नहीं बना पाओगे। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। अब पहली बात, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनको कहां पे यूज करना है और किस लिए इसको यूज करना है, वो हम देखेंगे। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, let us suppose यहाँ पे हमारे पास क्लास ए है कोई, और यहाँ पे डेटा वेरिएबल ए लिया हमने, एंड वी हैव पब्लिक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, इंट ए, क्लियर, दिस ए इज इक्वल टू ए। तो इससे क्या होगा आपके पास, void show हमने किया, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, हमने void show किया और यहां पर हमने लिखा cout वैल्यू ऑफ ए। तो ये अभी तो आपको लगेगा बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन हम इस प्रोग्राम में क्या देखेंगे कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स है क्या। अभी तक हमने नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बनाकर देखे हैं, बट हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को अभी किया नहीं है। सो इन दिस प्रोग्राम वी विल सी द रोल ऑफ स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। अब ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके लिए हमें इसका जो मेन फंक्शनैलिटी है वो डिस्ट्रक्टर के थ्रू पता चलेगी। लेट अस सपोज मैंने यहां लिख दिया है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। और मैं यहां पर क्या करता हूं, कंस्ट्रक्टर में हर बार a प्लस प्लस b कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, आर्गुमेंट, लेट अस सपोज 7 किया, या विदाउट आर्गुमेंट कर लो इसको, एज इट इज रहने दो अभी के लिए, देखते हैं इसका फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो एक फंक्शन में क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट, तो उसकी वैल्यू को अभी हम शो करने की हमने उसको ट्राई किया और यहां पे लिखा इंट मेन। अब यहां पर हमने सिंपली वी हैव कॉल्ड फंक्शन, क्या fn जो फंक्शन बनाया है क्या ये मेंबर फंक्शन है? द आंसर इज नो, ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो इसमें हमने
सिंपली 2 बार हमने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ एंडल स्टेटमेंट्स लिख लें ताकि क्लैरिटी हो जब भी इसको एग्जीक्यूट करें। अब प्लीज नोट वन थिंग कि मैं यहां पर सी आउट एंड ऑफ प्रोग्राम लिखूंगा। और अगेन एंडल। अभी एक बार मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? सबसे पहले मैं मेन फंक्शन में गया, fn फंक्शन कॉल हुआ, यहां पर क्या होगा? aob7, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर में क्या किया हमने? अगेन कंस्ट्रक्टर में क्या किया? दिस a की वैल्यू 8 की और a दिस a प्लस प्लस। सो जो भी 7 थी वो क्या बन गई यहाँ पे 8। तो जैसी वो 8 बनी तो क्या हुआ? वैल्यू ऑफ a शो ob डॉट शो किया तो a की वैल्यू आएगी। अब उसके बाद क्या होगा? इस फंक्शन का स्कोप कहां तक है? इस ऑब्जेक्ट का, इस फंक्शन के अंदर ही। तो क्या होगा आपके पास? यहां पर डिस्ट्रक्टर चलेगा एंड देन वी हैव द मैसेज ऑफ एंड ऑफ प्रोग्राम। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, डिस्ट्रक्टर एंड ऑफ प्रोग्राम। अभी हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट का नहीं किया, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट में किसी को कोई डिफिकल्टी हो? एनीबॉडी? कोई डाउट हो? देखो अभी तक अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट आपने फंक्शन में यहां पे बनाया तो इसका, इस ऑब्जेक्ट का स्कोप कहां पर रहा? यही फंक्शन तक। तो इसका डिस्ट्रक्टर कहां पे चलेगा? जहां पर ही इसको इस फंक्शन का एंड मिलेगा, इसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो किसी को इसमें प्रॉब्लम हो? No problem. Okay. So now we will see what will happen if we are declaring this object as static. स्टैटिक से क्या होगा? स्टैटिक कीवर्ड से ये होगा, जैसे आपका एक स्टैटिक वेरिएबल होता है फंक्शन में, उसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। तो इन द सेम वे इस ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या रहेगा? थ्रू आउट द प्रोग्राम। इस ऑब्जेक्ट का स्कोप कहां तक रहेगा? थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो यहां पर अब आउटपुट क्या आएगी? एनीबॉडी? क्या चेंज होगा? सबसे पहले क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? स्टैटिक aob7, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर चला, इसने a की वैल्यू को क्या कर दिया? 8। फिर आपने किया ob डॉट शो। फिर आपने क्या किया? ob डॉट शो। जैसे आपने ob डॉट शो किया तो क्या प्रिंट होगा? 8। अब जैसी इसको ये वाली ब्रेस मिलेगी तो यहां पे इसका डिस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इस प्रोग्राम का स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम है, इस ऑब्जेक्ट का स्कोप, क्योंकि ये स्टैटिक है। तो पहले एंड ऑफ द प्रोग्राम चलेगा, फिर आपके बाद इसका डिस्ट्रक्टर मैसेज प्रिंट होगा। देखो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, एंड ऑफ प्रोग्राम एंड देन डिस्ट्रक्टर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? यस प्लीज। क्लियर है? ओके, इफ इट इज क्लियर, इस वेटिंग में है स्टूडेंट्स अभी? मैंने तो एडमिट किए। नोबडी इज इन दी वेटिंग रूम। मेरे पास कोई भी वेटिंग में नहीं है। मैंने तो वेटिंग रूम भी डिसेबल किया हुआ है, ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अगर यहां तक डाउट नहीं है तो अब इसकी आउटपुट मुझे बताए कोई। अब यहां से मैंने स्टैटिक हटा दिया है 2 बार।
फंक्शन बनाया। यस, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ AOB7, तो अब कंस्ट्रक्टर चला, a की वैल्यू क्या होगी 8, नहीं, अगर हम एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट उसके अंदर का स्टैटिक कैसे होगा? किसको बोल रहे हो आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? इसको फंक्शन को स्टैटिक कर देंगे, वो वाला केस भी हम ट्राई करेंगे इसके बाद जो संजोली आपने पूछा है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है अभी, इफ वी मेक फंक्शन एज स्टैटिक देन द ऑब्जेक्ट इनसाइड दैट फंक्शन विल ऑटोमेटिकली बी स्टैटिक और नॉट। वो वाला केस भी अभी हम ट्राई करके यहीं पर देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने क्या किया है, AOB7, तो OB.show, तो पहले इसके लिए इसका डिस्ट्रक्टर चलेगा, मतलब पहले कंस्ट्रक्टर चला, शो मैसेज में 8 प्रिंट हुआ, देन डिस्ट्रक्टर चला, फिर सेकंड फंक्शन चला, उसके लिए क्या हुआ, ये चला, फिर OB.show चला एंड देन डिस्ट्रक्टर चला, फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम प्रिंट हुआ। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, इस आउटपुट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, चलो ठीक है। तो अब मैंने इसका वो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना के दिखा दिया, यस। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसकी आउटपुट क्या आएगी भी, एनीबॉडी? क्या मेरे दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे जितनी बार फंक्शन कॉल हुआ, या एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा? कंस्ट्रक्टर कितनी बार रन होगा एंड देन डिस्ट्रक्टर कितनी बार रन होगा, वो चेक करना पड़ेगा। यस, कंस्ट्रक्टर 8 9 एंड ऑफ प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर। देखो कंस्ट्रक्टर अगर मैं मैसेज यहां पे प्रिंट करवाऊं, इससे और क्लियर हो जाएगी पिक्चर हमें, ठीक है। यहां पे अब क्या हुआ, पहले आया कंस्ट्रक्टर, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8। अब यहां पे वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 ही क्यों रही? दोबारा कंस्ट्रक्टर क्या चला? यस, एनीबॉडी? यहां पर आप देख रहे हो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, कंस्ट्रक्टर कितनी बार चला? एक बार, मतलब कंस्ट्रक्टर में वो दोबारा गया ही नहीं, तो ये वाला कोड आपका चलेगा ही नहीं। क्लियर? ये वाला कोड आपका चलेगा नहीं। तो लेट अस सपोज आप क्या कर रहे हो, इसको यहां पर लेकर आ रहे हो, अब क्या डिफरेंस आएगा? कंस्ट्रक्टर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 9, एंड ऑफ प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर। प्लीज ये आप यहीं पर देख लो, ये आपको नेट से इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, है तो है नेट पे भी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। और ज्यादातर बुक्स में ये वाली चीज नहीं बताई होती, उन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का बताया होता है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट का रोल क्या है, कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल हुआ, अगर चाहे वो लोकल फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, लोकल फंक्शन में आपने ऑब्जेक्ट क्यों ना डिक्लेयर किया हो। यस, इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? यहां पे देखो ना, यहां पे आपका, अगर मैं यहां पे लिखा इस फंक्शन में स्टैटिक AOB7, इस फंक्शन को कितनी बार कॉल किया? 2 बार, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए आपके, मतलब कंस्ट्रक्टर कितनी बार चला? ओनली 1 टाइम। ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी है। यस, एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम?
with this static. अब मेरे से किसी ने डाउट पूछा था कि अगर मैं इस फंक्शन को स्टैटिक बना दूं, यही फंक्शन आपका डाउट था संजोली, क्या कुछ और था? यस सर, यही था। ठीक है, यस कंस्ट्रक्टर कितनी बार चला? 2 बार, तो इससे नहीं वो चीज आपकी पॉसिबल होगी। क्लियर? इससे तो वो नॉर्मल की तरह ही बिहेव करेगा। आप प्लीज एक बात का ध्यान रखना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और एक नॉर्मल स्टैटिक फंक्शन को अलग से डील करना है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आप किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो? यस, ओनली स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स। लेकिन स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स आपके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो ये क्या मेंबर फंक्शन है? नहीं, ये तो नॉर्मल एक स्टैटिक फंक्शन है। तो यहां पर कितनी कॉपीज बनेगी उसकी? इसका जो ऑब्जेक्ट है ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। अगर इसको आप स्टैटिक इसमें बनाओगे तो जैसे पिछले प्रोग्राम में हो रहा था फिर वैसे ही। यस, एनी डाउट? सर अगर कोई बोलिए। सर अगर हम जो डाटा फंक्शन होता है सर उसमें अगर हम मेंबर फंक्शन, सर अगर कोई डाटा में आप या तो चैट में लिख दो। यस, अगर डाउट है प्लीज चैट में लिख दो, वरना फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। अच्छा, अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो क्या होगा? ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन था। यस साहिल कादिया, एनी डाउट? सर एक बार ये कर लो फिर शायद क्लियर हो जाए, वो फिर देख लो। वेट अ मिनट, मेरे पास इसकी वॉल्यूम कर लो। यस, एनी डाउट? सर मैं कह रहा था एक बार ये फंक्शन लिख दो फिर देखता हूँ, शायद क्लियर हो जाएगा। ये फंक्शन कौन सा लिख दूं मैं? ये कंप्लीट कर दो सर, मैं यही कह रहा था। ये कंप्लीट मैं कर देता हूँ। यहां पर आपने इसको, अब ये क्या बन गया आपका? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप कॉल कैसे कर सकते हो अगर पब्लिक स्कोप में है? तो वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यस साहिल, अब आप बताइए आपका क्या डाउट था? अभी इसको कैसे कंप्लीट करूं मैं? सर नहीं, ये डाउट क्लियर हो गया सर, जो डाउट था वो देख लिया, इस फंक्शन में ही था। ओके, यस, एनीबॉडी एल्स हैज एनी डाउट? तो स्टैटिक वॉइड फंक्शन जो हमने बनाया है उसके अंदर स्टैटिक ऑब्जेक्ट 7 इसके अंदर स्टैटिक लिख दो, फिर तो वही जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा ना। ओके सर, ठीक है ना? ठीक है, एनी डाउट? देखो ये नॉर्मल, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट और स्टैटिक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट का लाइफ स्पैन थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा जब तक प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा।
तो उसका कंस्ट्रक्टर एक ही बार चलेगा, चाहे वो फंक्शन दोबारा आप फंक्शन के अंदर भी है कॉल होता जाए। तो इसका यही है, तो यही इसका यूज भी है। ठीक है, क्लियर? किसी और को कोई डाउट हो, कोई और मॉडिफिकेशन करके देखना चाहता हो? सो आई एम अज्यूमिंग इट क्लियर है सभी। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स की। एक टॉपिक आपका और रह गया था, दैट इज कॉल्ड, आपके पास था, हाँ, फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड क्लासेस, तो ये देख लो, पहले स्लाइड से भी देख लो। ये स्लाइड में तो काफी सिंपल एग्जांपल दी हुई है, तो यू कैन सी के यहां पर पहले इसने पूछा है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। माई फंक्शन कॉल किया है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी भी? सिंपल कंस्ट्रक्टर, जैसी कंस्ट्रक्टर रन करेगा, इन कंस्ट्रक्टर, देन इन डिस्ट्रक्टर, एंड देन एंड में। तो वही आया है इसका। अब यूजिंग स्टैटिक में इसने पूछा है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो पहले क्या होगा? स्टार्ट में, देन कंस्ट्रक्टर, देन एंड मेन, एंड देन डिस्ट्रक्टर। तो यही इसमें आया है। तो स्लाइड्स में तो आपका इतना होगा। तो ये तो क्लियर है ना अभी सबको? तो नेक्स्ट रह गया आपका फ्रेंड क्लासेस। अब देखो फ्रेंड क्लासेस का ये स्लाइड विजिबल है सभी को? यहां पर क्लास ए है और इसकी फ्रेंड है क्लास बी। तो अब फ्रेंड जो क्लास बी है वो किसकी फ्रेंड क्लास है? ए की। तो अब इसका फ्रेंड क्लास है जो, मतलब क्लास बी, उसका मेंबर फंक्शन अब किसको एक्सेस कर रहा है? प्राइवेट डेटा वेरिएबल ऑफ क्लास ए। क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर ये क्लियर है तो इसमें फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, वो भी हम उसमें जिस क्लास का वो फ्रेंड है उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ऐसी फ्रेंड क्लासेस भी कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमने पूरी क्लास को ही फ्रेंड बना दिया। क्लियर? सर इससे पहले क्लास बी डिक्लेयर करनी जरूरी है? इससे पहले वो जरूरी होनी चाहिए। गुड क्वेश्चन, वो जरूरी होनी चाहिए। देख लेते हैं। नहीं, यहां तो इसने सीधा एक्सेस कर दिया इसको, फ्रेंड क्लास बी। तो यहां इसने सीधा एक्सेस किया। एक मिनट, इफ सब क्लास ए का वो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना फिर? सॉरी, क्लास ए का डिक्लेयर कर, नहीं फिर भी नहीं ले रहा। वॉइड, अच्छा इसकी अभी डिक्लेरेशन ही नहीं की, इसका एक्चुअली ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना यहाँ पे, सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया। सो अब द क्वेश्चन इज के फ्रेंड क्लास बी के बिना वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करके। क्लास बी ने यहाँ पे, हमने यहाँ पे फ्रेंड क्लास बी की
क्या मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं यार, इसका नहीं पता कि यहाँ अब कोई मेरे पास रीजन नहीं है कि मैं इसका आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता पाऊंगा कि यहाँ पर क्लास बी की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, जैसे उसमें थी फ्रेंड फंक्शन के केस में थी। अगर किसी और को कोई नजर आ रहा है कुछ, वो मेरे को बता सकता है कि यहाँ पर क्लास बी है जो, जैसे आपके इनका क्वेश्चन था कि जैसे फ्रेंड फंक्शन के केस में हम क्या करते थे, अगर दोनों क्लासेस का हमने डेटा यूज करना है तो हमें फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करनी पड़ती थी, लेकिन फ्रेंड क्लासेस के केस में फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्यों नहीं करनी पड़ी, इनका क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो अभी मैं नहीं बता पा रहा इसको। इसमें स्लाइड्स में भी बताया नहीं हुआ, तो कल मैं आपको बता दूंगा भाई इसका। ठीक है, जो फ्रेंड क्लासेस के केस में के फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की क्यों जरूरत नहीं है। सो ये हो गया आपका अब फ्रेंड क्लासेस। देखो एक टॉपिक जो करवाया नहीं मैंने अभी भी, देखो ये वाला टॉपिक है ना जो एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स, मेरे हिसाब से ये सिलेबस में गलत दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली अगर आप टॉपिक देखोगे ये दो टॉपिक्स थे, वो कौन कौन से, अभी ये एडिटेबल नहीं है, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक था और पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स एक है। एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से कोई टॉपिक नहीं हुआ, और ये स्लाइड तो बिल्कुल भी उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक शुड बी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स तो है, पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स उसका मुझे कोई सेंस नहीं लगती, और मेरे हिसाब से वो होगा भी नहीं, क्योंकि जो अगर जो रेफरेंस बुक है आपकी कंप्लीट रेफरेंस, उसमें भी टॉपिक देखोगे, सो टॉपिक है आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये दोनों टॉपिक्स तो मैंने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक आपका मेरी तरफ से आपका सिलेबस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टेम्पलेट्स। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक टेम्पलेट्स। तो अभी मैं क्लास को ओवर करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा रिपेयर वर्क चल रहा है ऑफिस में, तो वी विल शेड्यूल सम एक्स्ट्रा क्लास फॉर दिस 15 मिनट्स कि जिसमें आपका ये जो आज का रह गया है उसको हम कवर अप कर सकें। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, जो अभी तक का किया है, वरना फिर क्लास को ओवर करेंगे। एनी डाउट? नो डाउट? सो ठीक है, देन आई एम एंडिंग दिस lecture.